असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए ये अब एक लव स्टोरी नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्या लड़कियां हैं यार, लगता है हूरे रास्ता भटक कर इधर आ गई हैं। मिन्हा और आयला रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी जब साथ वाले टेबल पर मौजूद चंद उबाश लड़कों की आवाज़ उनके कानों से टकराई थी। आयला ने पलट कर जवाब देना चाहा मगर मिन्हा ने फौरन हाथ पकड़कर रोक लिया। इग्नोर करो उन्हें, ऐसे कमेंट्स हम फर्स्ट टाइम तो नहीं सुन रहे ना। मीना ने लापरवाह से अंदाज में कहते हुए वेटर को इशारा किया था। लेकिन अगर उसके बाद ये लोग कुछ बोले तो जो मैं उनके साथ करूंगी ना, वो भी फर्स्ट टाइम नहीं होगा। आयला के दांत पिछले बार मिनरा मुस्कुरा कर आई गई थी। जिस तरह वो लड़के कमेंट बाजी से बाज नहीं आ रहे थे, मिनरा को आयला के हाथों उसकी शामत आते हुए साफ नजर आ रहे थे। मुझे फैसला करने में मुश्किल हो रही है कि इन दोनों लड़कियों में से ज्यादा हार्ट कौन है। अब इस लड़की का फिक्र अभी पूरा ही नहीं हुआ था कि आयला की तरफ से पड़ने वाला जोरदार थप्पड़ ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। वह कुर्सी समेत उलटकर फर्श पर जा गिरा था। सब लोग हैरान नजर से यह मंजर देख रहे थे। उस लड़के के बाकी दो दोस्त भी अपनी जगह से खड़े हो गए थे। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि वो कुछ समझ भी नहीं पाए थे। उन्हें इस लड़की से इतनी हिम्मत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मिनरा आराम से अपनी कुर्सी पर बैठी हुई अभी अभी मुस्कुरा रही थी। उसके मुताबिक तो ये लोग इसी सलूक के हकदार थे। अब पता चल गया कौन ज्यादा हॉट है। घर में अपनी माँ बहन के दरमियान इस बात का फैसला करने में तो ज्यादा मुश्किल पेश आती होगी ना। यू इडियट। इस थप्पड़ के बाद आंदा किसी भी लड़की को ऐसी कोई भी बात कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। आयला इधर उधर ठोकर उसके टेबल को रसीद करती वापस मिनरा की तरफ आ गई थी। रेस्टोरेंट के स्टाफ समेत सब लोग उसकी जुरत और बोल्डनेस देखकर हैरान हुए थे। वो लड़के खुद मुंह छुपाते हुए शर्मिंदा से वहां से निकल गए थे। वो तो पहले ही न जाने कितनी लड़कियों के उससे कहीं ज्यादा तंग कर चुके थे, मगर ऐसा शायद शदीद रद्दमल पहले कभी नहीं मिला था उन्हें। रेस्टोरेंट में दाखिल होते हुए मीर जियान हैदर ने भी यह सारा मंजर देखा था। नेवी ब्लू कलर के बेहद स्टाइलिश से ड्रेस में बिना दुपट्टे के बालों को खुला छोड़े बिलावजह हंगामा करते हुए तीखे नकूश और गुलाबी रंगत वाली वह हसीन लड़की मीर जियान हैदर को एक आंख ना पाई थी। इतने साल लंदन जैसे आजाद माहौल में रहने के बावजूद उसे लड़कियों में इतनी बोल्डनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यह नहीं था कि वो कंजर्वेटिव माइंडेड था, मगर उसके मुताबिक लड़कियों का हुस्न उसकी शर्म हया होती है जिसके बिना सिर्फ नासू में कोई चार्म नहीं रहता। हाँ जी, मिल गया सुकून अब। मिन्ना उसके इशारे पर अपनी जगह से उठते हुए बोली। मिन्ना इस वक्त ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन के ट्राउजर शर्ट में अपने ब्लैक सिल्क के बाल को टेल पोनी में जकड़े पुरकशिश नकूश और नाजुक अंदाम से किसी को भी अपनी जान मुतवज्जो करने की सारी खसूसियात रखती थी। देखने वाले इन दोनों को चाहने के बावजूद भी इग्नोर नहीं कर पाते थे। तो और क्या, इतने दिनों से कोई हंगामा नहीं किया मैंने। डैड और उनकी वाइफ भी घर पर नहीं है। अब मुझे अपने अंदर की भड़ास किसी पर तो निकाली थी ना। आयला मुस्कुराते हुए बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, जैसे अभी कुछ मिनट पहले कुछ हुआ ही ना हो। आयला, मुझे तो दुनिया के उस मस्कीन तरीन इंसान के बारे में सोचकर अफसोस हो रहा है जिस बेचारे की तुमसे शादी हो गई। उसने तो 2 दिन के अंदर अंदर भाग जाना है। मीना की बात पर आयला मुस्कुराए बिना ना रह सकी। ऐसा तो तब होगा ना जब मुझे कोई पसंद आए, मेरे टाइप का कोई बंदा मिले मुझे, और जहां तक मेरा ख्याल है ऐसा नामुमकिन ही है। आयला सन ग्लासेस आंखों पर चुराते हुए बोले। इकराम अंकल और उनकी वाइफ ने कहा वापस आना है। काफी लंबा ट्रिप नहीं हो गया उनका इस बार। आयला के चेहरे का रंग उन दोनों का बात सुनते हुए बिगड़ा था। आज आना है वापस शायद, मगर मैं तो चाहती हूँ ना ही आए। अच्छे वाले स्कूल से गुजर रहे हैं उनके बगैर मेरे दिन। आयला हमेशा की तरह नहुवत से इन दोनों की बात करते हुए बोली। मीना का उस टाइम मोबाइल बजा था। दूसरी जानब से जो बात कही गई थी मीना खुशी से खिल उठे थे। आयला, पापा जाने की काल थी, वो पाकिस्तान वापस आ चुकी हैं और मुझे इतना शानदार रिजल्ट आने की खुशी में डिनर दे रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। ओके, कल मुलाकात होती है तुमसे। मिनरा की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। आयला से मिलते हुए वो अपनी गाड़ी की जाने बढ़ गए थे। आयला दिल से उसकी खुशी रहने की दुआ करते हुए एक हसरत पर भी निगाह सांस पड़कर आई गई थी। एक उसके डैड थे जो अपनी दूसरी बीवी के साथ ट्रिप एंजॉय करते हुए शायद ये भी बोल चुके थे कि उनकी कोई बेटी भी है। जैसे बाकी हर चीज उन दोनों दोस्तों के पास वाफर मिकदार में थे, वही रिश्तों के मामले में वो बहुत ही गरीब थे। मीना की कुल कायनात उसके पापा जाने थे जिनसे वो बेइंतहा मोहब्बत करते थे। आयला ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, इकराम साहब और फाहरा बेगम की बातों और मुस्कुराने की आवाज उसके कान में पड़ी, जिन्हें वो यकसर नजरअंदाज करते हुए अपने रूम के जाना बढ़े थे। आयला, यहाँ आओ। इकराम साहब की नजर उस पर पड़ चुकी थी। उनकी आवाज से सीढ़ियों के जाना पड़ते हुए उसके कदम वहीं पर रोक दिए थे। मैं थक चुकी हूँ, मुझे आराम करना है। आयला अपनी जगह पर टिकी बिना रुख मोड़े हुए हट दड़प लहजे में बोले। पूरा दिन आवारागर्दी करने के बाद थकना ही है ना। हर जगह अपने बाप का पैसा ऐसे बर्बाद करती फिर रही है जैसे हराम की कमाई हो। आयला का अंदाज फारा बेगम को अंदर तक जला गया था। जस्ट शट अप। मैं तुम जैसी औरत के मुंह में नहीं लगना चाहती, इसलिए मेरे बारे में बकवास करने की कोशिश मत करना। आयला तैश में आते हुए फारा बेगम के करीब आकर उंगली उठाकर उन्हें वार्न करते हुए बोले।
आयला, तुम्हारी बदजुबानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आयला कितने सख्त अल्फाज पर इकराम साहब अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए थे। उनका हाथ उठा था और आयला के गाल पर अपना निशान छोड़ गया। आयला कितने ही लम्हे अपने गाल पर हाथ रखे सकते के आलम में अपने डैड की जन्म देख रहे थे, जिन्होंने आज तक कभी भी उसे एक बाप होने का मान नहीं बख्शा था, हमेशा उस औरत के आगे जलील किया था। एक इसी बात की कसर रह गई थी, आपकी जन्म से आज आपने वो भी पूरी कर दी। ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी, आपने इस औरत की हाथ तक मुझ पर हाथ उठाया। आयला आंखों में आए हुए आंसू को बेदर्दी से रगड़ते हुए दुख भरी नजर से इकराम साहब को जन्म देती वहां से निकल गई थी। इस बार उसका रुख बाहर के जन्म था। इकराम साहब को एकदम अपनी गलती का एहसास हुआ था। उन्हें आयला पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इससे पहले कि वो आयला के पीछे जाती है, हमेशा की तरह फारा बेगम ने उनके कदम में वही रोक दिए थे। इकराम, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इस लड़की को तो बिना बात के ड्रामा करने की आदत है, खुद ही ठीक हो जाएगी, आप पानी पिए। फारा बेगम इकराम सबका ध्यान उसी जन्म से हटाने के लिए दूसरा मौजूद छेड़ चुके थे, क्योंकि इस तरह से तो वैसे भी उनका मतलब पूरा हो चुका था। वो उस बदतमीज और खुद सा लड़की को अच्छा सा जवाब दिलवा चुके थे। शाहिद, क्या अपडेट्स हैं? शहबाज खान रेस्टोरेंट में पहुंच चुका है या नहीं? एसपी हशाम ड्राइविंग के दौरान काल में लगी हुई डिवाइस के जरिए अपने माताहत से मुखातब हुआ था, जैसे उसने इस वक्त एक बहुत ही अहम काम पर लगा रखा था और खुद भी अब उस तक पहुंचने ही वाला था। यस सर, हमारा टारगेट पहुंच चुका है, मगर एक प्रॉब्लम हो गई है। शाहिद अपने दो एहलकारों के साथ शहबाज खान पर निशाना बांधे हुए था, मगर एसपी हशाम के पहुंचने से पहले ही वो कोई एक्शन नहीं ले सकता था। कैसी प्रॉब्लम? हशाम की कशादा पेशानी पर सिलवटों का जाल उभरा था। सर, उसके साथ एक लड़की भी मौजूद है जो शायद उनकी बेटी है। वो शहबाज खान के सामने इस तरह बैठी है कि उसके बिल्कुल आगे मौजूद है। हम अगर शहबाज खान पर फायर करते हैं तो उस लड़की को भी नुकसान पहुंचने के पूरे चांसेस हैं। शायद हर तरह से ट्राई कर चुका था, लेकिन वो लड़की बिल्कुल सामने आ रही थी। मैं बस पहुंचने वाला हूँ, मेरे आने तक कुछ मत करना। मगर जो भी है, आज बहुत दिनों बाद हमें शहबाज खान को उसकी औकात याद दिलाने का मौका मिला है। आज उसे हर हाल में बताना होगा कि हम उसके कितने करीब पहुंच चुके हैं, और ये जानने के बाद हड़बड़ाहट में वो जो गलतियां करेगा वो हमारे लिए फायदेमंद होंगे। एसपी हशाम गर्देजी के लहजे में शहबाज खान के लिए नफरती नफरती, जिसने पूरे मुल्क में न सिर्फ दहशतगर्दी फैला रखी थी, बल्कि बहुत से लोगों की किडनैपिंग और डकैती जैसी वारदातों में भी मुलव्वस था। एसपी हशाम उसके खिलाफ बहुत से सबूत इकट्ठे कर चुका था, मगर वो इतने ज्यादा भी नहीं थे कि शहबाज जैसे शख्स पर हाथ डाला जाए, इसलिए उसे अभी थोड़ी सी मेहनत मजीद करनी थी। तो बेस बदल कर हम उसकी आंखों में धूल झोंक करने की कोशिश करते, ये शख्स यहाँ अपनी बेटी के साथ मौजूद है, लेकिन उसे क्या लगा कि इतनी आसानी से हमें बेवकूफ बना लेगा। हशाम ने शाद को हटाकर जगह संभालते हुए गन का फोकस शहबाज खान पर सेट किया था, मगर शहबाज खान के सामने बैठी लड़की, जिसकी हशाम की जानब बैग थी, वो उस काम में रुकावट पैदा कर रही थी, और जिस तरह बैठी थी उसके जरा से हिलने पर निशाना चौक कर उसको गोली लग सकती थी। लेकिन हशाम किसी बेगुनाह को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसे इस लड़की को वहां से हटने का इंतजार करना था कि एक लम्हे के लिए वो वहां से हटे तो हशाम अपना काम पूरा कर सके। ये बेवकूफ लड़की तो एक ही जगह पर जमकर रह गई है। लगता है अपने बाप के शीशे की गोली खाने का बहुत ही शौक हो रहा है इसे। काफी देर इंतजार करने के बाद भी उस लड़की को डील बनकर वहीं बैठा देकर एसपी हशाम अब कोफत का शिकार होने लगा था। सर, हमारे पास टाइम कम रह गया है, मुझे नहीं लगता कि लड़की यहाँ से पहले उठेगी, हमें कुछ और ही सोचना होगा। शायद ने अपना अंदेशा जाहिर किया था। मैं सोच चुका हूँ मुझे अब क्या करना है। एसपी हशाम ने मोबाइल पर एक नंबर डायल करते हुए मोहम्मद लहजे में कहा था। उसकी नजरें शहबाज खान पर टिकी हुई थे। शहबाज खान, कैसी हो? कैसा चल रहा है तुम्हारा डिनर? कहीं मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? फोन अटेंड करते शहबाज खान को जो बात सुनने को मिली थी, वो एक लम्हे के लिए तो अपनी जगह से उछल पड़ा था। कौन हो तुम? घबराहट और बुखलाहट में इर्द गिर्द देखते हुए उसने अपनी नम आलूद पेशानी को मसला था। इस डर की वजह से उसने आज पूरा रेस्टोरेंट ही बुक करवा लिया था कि उसकी लाडली बेटी मिन्हा की जिद थी कि उसे ट्रीट में अपने पापा जानी के साथ डिनर करना था, और वो भी घर से बाहर कहीं। तुम्हारी मौत, इस वक्त तुम और तुम्हारी बेटी में निशाने पड़ हैं। अगर चाहो तो इसी टाइम तुम दोनों को खत्म कर सकता हूँ, मगर मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ कि तुम खुद अपने तमाम जुर्मों का इतराफ करते हुए खुद को पुलिस के हवाले कर दो, वरना उसके बाद जो मैं करूंगा ना, वो तुम पर बहुत ही भारी पड़ जाएगा। यही से अंदाजा लगा लो मेरी पहुंच और पावर का, कि तुम्हारे इतने छुपने के बावजूद भी आराम से मैं तुम्हारे सर पर मौजूद हो। एसपी हशाम की बातें सुनते शहबाज खान का रंग सर्द पड़ा था। उसे डर था सिर्फ अपनी बेटी मिनहा के हवाले से, जो मासूम और बेगुनाह होते हुए सिर्फ उसकी वजह से आज खतरे में थी। अगर वो यहाँ अकेला था तो कभी इतना खौफजदा ना होता। देखो, मेरी बेटी का इस सब में कोई कसूर नहीं है, उसे तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। शहबाज खान मीना के सामने ही चेयर पर बैठा था और मुंह पर हाथ रख के नहायत कम आवाज में बोल रहा था।
हशाम ने उसे किसी किस्म की हरकत से मना किया था और शहबाज खान नहीं चाहता था कि मिन्ना के सामने जरा सा भी खून हड़ाबा हो, इसलिए वो उसकी बात मानने पर मजबूर था। उसने हमेशा मिन्ना को सब लोग से छुपा कर ही रखा था ताकि उसके दुश्मन मिन्ना को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सके। पापा जानी, आप भी मोबाइल पर बिजी हो गए हैं। ये टाइम सिर्फ मेरा है, सो इस मोबाइल को बंद करें और मेरी बात सुने। शहबाज खान से बात करते हुए हशाम के कानों से एक बहुत ही धीमी मुतरन्नम सी नस्वानी आवाज टकराई थी। हशाम की निगाहें सामने की जानब टिकी हुई थी, जहां से अब वो लड़की शहबाज खान का बाजू थामे पैर की जानब बढ़ी थी। बेबी पिंक कलर के नफीस नगू से सजे हुए पैरों तक आते नेट के फ्रॉक में वो नाजुक से पड़ी ही लगे थे, जिसके चेहरे का गुलाबीपन उससे चमकते हुए बालों की नरमाहटें हशाम दूर से ही महसूस कर सकता था। एक सेकंड के अंदर एसपी हशाम ने उस बड़ी पैकर से नजर हटाते हुए सर तासाद के साथ शहबाज खान की जन्म देखा था, जो अपनी बेटी के गिर्द गैर महसूस अंदाज में बाजू फैलाए उसे अपने हसाम में लेते हुए प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हुए तेज कदमों से बैठ के जाना बढ़ रहा था। शहबाज खान दूसरों की औलाद छीनते हुए उन्हें मौत के घाट उतारते हुए ये बात भूल गए कि तुम्हारी भी एक बेटी है जिसे तुम्हारे किए का भुगतान भी भुगतना पड़ सकता है। एसपी हशाम गर्देजी के लहजे में शहबाज खान जैसे दरिंदे को खत्म करने का अज़्म वाज़ेह था। अब अब वो किसी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं था। हशाम भाई का बर्थडे आ रहा है, कुछ अच्छा सा प्लान करना होगा। वो हम सब के लिए कितना कुछ करते हैं ना, इस बार हम भी उन्हें जबरदस्त सा सरप्राइज देंगे। वैसे भी इस बार तो जियान भाई भी हैं और ज्यादा मजा आएगा। लॉन्च जोया लॉन्च पे बर्जमान यंग पार्टी को मुखातब करते हुए एक्साइटमेंट से बोली थी। वाह जोया, जिंदगी में पहली बार कोई ढंग की बात की है तुमने, आइडिया तो बहुत ही जबरदस्त है। वासे ने जोया का मजाक बनाते हुए साथ साथ उसकी बात की तारीफ भी की थी। मैं हमेशा ऐसी ही बातें करती हूँ, मगर तुम्हारे इस बेजे में घुसती नहीं है। जोया ने भी उसे मुंह चढ़ाया था। अच्छा, बस बस अब तुम दोनों फिर शुरू मत हो जाना। बाकी कुछ दिन है हमारे पास, कुछ अच्छा सा प्लान करना होगा। रिमशा ने दोनों को टोकते हुए चोंचे लड़ाने से बाज रखा था। सब लोग जोरों शोर से शाम को सरप्राइज देने के बारे में डिस्कस करने लगे थे। वहीं पास बैठे हुए फाइका हशाम को एक खूबसूरत सा गिफ्ट देने के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा कर आए गए थे। ये अकेले अकेले की खुशी में मुस्कुराया जा रहा है, हमें भी तो पता चले हशाम भाई को क्या स्पेशल गिफ्ट देने के बारे में सोचा जा रहा है। फाइका को मुस्कुराते देखकर सब बात छेने से बात नहीं आए थे। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबको अपनी जान मतवजा देकर फाइका गड़बड़ाते हुए बोलती, क्योंकि इन शैतानों की टोली के सामने कोई बात कहना अपनी शामत बुलाने के मुतरादिफ था। सब लड़कियों को दूसरी जन्म मतवजा देकर तैमूर ने पॉकेट में से आर्टिफिशियल चिपली निकालकर अपने सामने बैठी हुई बिस्मा के पाँव के पास रख देती। बिस्मा, ये देखो तुम्हारे पाँव में क्या है। तैमूर के बस इतना कहने की देर थी, पूरा लॉन्च चीखों से गूंज उठा था। सब लड़कियां जिस तरह डर कर मारे उछल उछल कर अपने पैर कपड़े जा रही थी ना, वहां मौजूद तैमूर, वासे और एहतशाम से अपनी हंसी कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। यार, तुम लड़कियों का क्या बनेगा, एक बेजान सी चीज से कोई ऐसे कैसे डर सकता है। तैमूर ने हर सर का दौड़ते हुए दूर फेंकी गई चिपकली को उठाकर उनके सामने किया था, जिसे देखकर वो सब लड़कियां अपना इस तरह बेवकूफ बनाए जाने पर होनवार नजर से उसे गुटवी मारने को लपके थे। अब की बार चीखें गुजरने की बारी तैमूर की थी, क्योंकि वो सब उस पर हमला आवर हो चुके थे। ये मंजर देजी विला का था, जहाँ हर तरफ खुशियों का डेरा था। इस घर में खुशियों के लिए प्यार मोहब्बत सबके दिल में कूट कूट कर बड़ा हुआ था। सुलेमान गर्देजी 5 बहन भाइयों में से सबसे बड़े थे। उनकी 3 औलादें थी। सबसे बड़ी बेटी अमर, उसके बाद एहतशाम और सबसे छोटी जोया। सुलेमान साहब के बाद बल्किस बेगम थी, जिनकी शादी हैदर लगवई से हुई थी। बल्किस बेगम के कुछ साल पहले डेथ हो चुकी थी। उनका एक ही बेटा था, मीर जियान लगवे। तीसरे नंबर पर हमदान गुरेजी थे, जिनका बड़ा बेटा हशाम गर्देजी और उससे छोटी रिमशा। जाहिद गुर्देजी भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके 4 बच्चे थे, वलीद, तैमूर, सबा, बिस्मा, वलीद और अंबर की 2 साल पहले शादी हो चुकी थी और एक बहुत ही प्यारी बेटी लाइबा थी। आखिरी नंबर पर सायरा बेगम थी, जिनकी शादी ताहिर अहमद से हुई थी। उनके 2 बच्चे थे, वासे और फाइका। बड़ू की रद्दमंदी से हशाम और फाइका की बात तय हो चुकी थी। हशाम के जन्म से तो फाइका को कभी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, मगर फाइका दिल ही दिल में उसे बहुत ही पसंद करते थे। लेकिन हशाम के रिजर्व से अंदाज को देखते हुए कभी उससे इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। सुलेमान साहब ने सब बहन भाइयों को बहुत ही मोहब्बत और शफकत के साथ जोड़कर रखा हुआ था। उन सब के लिए बाप का दर्जा रखते थे, जिनका हर फैसला बिना चून चुरा के मानना खानदान के हर फर्द पर जायजा। इसलिए गर्देजी विला इन सब के लिए जन्नत से कम नहीं था। मिन्हा चेंज करके सोने की तैयारी में थी, जब उसे आयला की मेड की जन्म से मैसेज मासूल हुआ था, जिसे पढ़ते हुए मिन्ना बगैर अपने हुलिये की परवाह किए परेशान से बड़पा रखी हुई शाल उठाते हुए बढ़ के जाना बड़े थे और साथ ही आयला की मेड को कॉल करके उसे आयला के ड्राइवर से एड्रेस पूछने का कहा था, जिसके मुताबिक आयला इस वक्त किसी पार्टी क्लब में मौजूद थे। मिन्ना ड्राइवर को वहां पर जाने की हदायत करती हुई
गाड़ी में जा बैठी थी। जब भी आयला गुस्सा और डिप्रेशन में होती थी वो अपने हवास खो बैठे थे। मिन्हा ही उसे हर हाल में संभालते थे, कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ा था। इसलिए अभी भी वो जल्द अज जल्द आयला के पास पहुंचना चाहती थी, क्योंकि जिस क्लब का नाम उसने बताया था वो काफी बदनाम जगह मशहूर थे। गाड़ी को रुकते ही मिन्हा बाहर निकलते क्लब की जाना पड़ी थी, मगर अंदर से पुलिस एहलकार को निकलता देखकर मिन्हा का दिल आयला के हवाले से बेचैन हुआ था। मिन्हा चेंज करके सोने की तैयारी में थी जब उसे आयला की मेड की जन्म से मैसेज मौसूल हुआ था, जिसे पढ़ते मिन्हा बगैर अपने हुलिये की परवाह किए परेशान सी बैठ पड़ की शाल उठाते बैठ के जाना पड़ी थी, और साथ ही आयला की मेड को कॉल करके उसे आयला के ड्राइवर से एड्रेस पूछने का कहा था, जिसके मुताबिक आयला इस वक्त किसी पार्टी क्लब में मौजूद थे। मिन्हा ड्राइवर को वहां जाने की हिदायत देते हुए गाड़ी में जा बैठी थी। जब भी आयला गुस्सा और डिप्रेशन में होती थी वो अपने हवास खो बैठे थे। मिन्हा ही उसे हर हाल में संभालती थी, कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ा था। इसलिए अभी भी वो जल्द अज जल्द आयला के पास पहुंचना चाहती थी, क्योंकि जिस क्लब का नाम उसने बताया था वो काफी बदनाम जगह मशहूर थे। गाड़ी के रुकते ही मिन्हा बाहर निकलते क्लब की जाना पड़ी थी, मगर अंदर से पुलिस एहलकार को निकलता देखकर मिन्हा का दिल आयला के हवाले से बेचैन हुआ था। वो पुलिस से नजर बचाती हुई अंदर जाना पड़ी थी, लेकिन कुछ फासले पर खड़े हुए एसपी हशाम गुरदेजी की नजरों से वो बच नहीं सकी थे। अभी कुछ देर पहले ही उसने उस क्लब में रेड करते हुए यहाँ मौजूद नशे में दत्त लोगों को गिरफ्तार कर चुका था। हशाम के इशारे पर एक लेडी कांस्टेबल मिन्ना को रोकते उसकी जाने पड़ी थी, मगर मिन्ना एक बार अंदर जाने पर बाजी थी और आयला के बारे में जानना चाहती थी। देखो बीबी, यहाँ से सब लोगों को थाने लेकर जाया जा चुका है, जिसके बारे में भी मालूम करना, वहां जाओ, हमारा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। लेडी कांस्टेबल मिन्ना को बाहर की जन्म दिखा देते हुए बोले। जिस पर पीछे की जन्म होते हुए मिन्ना लड़खड़ाई थी, उसी लम्हे शाम की नजर मिन्ना के जन्म उठे थे। ब्लैक नाइट ड्रेस के ऊपर ब्लैक कलर की बड़ी सी शाल कंधों के गिर्द लपेटे वो हशाम को आज शाम का मंजर याद करवा गए थे। हशाम गुस्से से उसके जाना बढ़ा था। क्या प्रॉब्लम है? हिशाम मिन्ना के जन्म कड़े तेवरों से देखता हुआ लेडी कांस्टेबल से मुखातब हुआ था। सर, ये लड़की अंदर जाने की जिद कर रही है। उसका कहना है कि उसकी दोस्त अंदर थी। अब पता नहीं वो दोस्त लड़की है या लड़का, जिसकी वजह से ये इतनी बेचैन हो रही है। लेडी कांस्टेबल की बात पर मिन्ना का सब्र खत्म हुआ था। देखिए, मैं बहुत इज्जत से बात कर रही हूँ आपसे, और आप कुछ भी बोले जा रही हैं। मिन्ना बहुत ही नरम दिल और धीमे मिजाज की लड़की थी। उसे लड़ना झगड़ना, यहाँ तक कि ऊंची आवाज में बात करना भी पसंद नहीं था। आयला और मिन्ना बहुत गहरी दोस्तें थी, मगर इन दोनों की शख्सियत में बहुत ही तजाद था। अगर वो कभी गुस्से में मुहातब होती भी थी तो सामने वाले को ऐसा लगता कि वह मामूल के मुताबिक बात कर रही है। अभी भी ऐसा ही हुआ था। अपनी तरफ से उसने लेडी कांस्टेबल को गुस्से से जवाब दिया था, मगर उसकी प्यारी सी सुरीली आवाज और मुनफरिद लहजे ने जहां हशाम को अपनी जानब मुतवज्जो किया था, वहीं लेडी कांस्टेबल भी उसे मजीद कुछ सख्त अल्फाज कहने से रुक गए थे। सर, मेरी फ्रेंड गलत लड़की बिल्कुल भी नहीं है, बस कुछ डिप्रेशन का शिकार है, इसलिए वो आज यहाँ पर आ गई है। प्लीज आप एक बार मुझे उससे मिलवा दें। मिर्रा हिशाम के जानब मुर्तवी मिल्तजी लहजे में बोले थे। ब्लैक शाल में उसने अपने दिल नशीन सरापे को छुपा रखा था। ब्लैक शफून की स्लीव्स में भी उसके दूधिया बाजू अपनी झलक दिखा रहे थे, जिन्हें छुपाने की वो हतल इम्कान कोशिश कर रहे थे। उसने अपने घने से बाल कैचे में मुकेद करके जोड़े की शक्ल में बांधे हुए थे, जिससे कुछ शरीर लिटे निकलकर उसके हसीन चेहरे का दुआब कर रही थी। बात करने के दौरान मिनरा बार बार बहुत ही नजाकत से उनको चेहरे से हटाकर कान के पीछे रास्ते थे, मगर वो फिर फिसलकर बाहर निकल आते थे। अगर सामने खड़ा शख्स हशाम गुरदेजी ना होता तो जरूर इस जानलेवा मंजर में डूब जाता, मगर वो एसपी हशाम गुरदेजी था, जिसके मुताबिक उसे फतह करना, उसका दिल तक रसाई हासिल करना शादी किसी के बस में नहीं था। एक नजर के बाद हशाम ने दोबारा उसकी जन्म नहीं देखा था। इस जगह पर शरीफ लोग भूलकर भी नहीं आते। पकड़े जाने के बाद हर कोई यही कहता है, आधे घंटे तक सब लोगों को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया जाएगा, वहीं आकर अपने फ्रेंड से मिल लीजिएगा। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि यहाँ रोड पर खड़े होकर मुलाकातें करवाते रहे। हशाम खुदरे लहजे में कहता हुआ आंखों को ब्लैक गॉगल्स से कवर करता हुआ बिना उसे मजीद कुछ बोलने का मौका दिए अपनी गाड़ी की जानब बढ़ गया था, जबकि मीना उसके टक्के से जब और सख्त लहजे पर उसकी चोरी पुलिस को घुड़कर रह गए थे। उफ अल्लाह जी, ये लोग आयला को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं, पता नहीं वो किस हाल में होगी, और अगर अंकल या फाहड़ा आंटी को पता चल गया तो एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। मीना परेशानी की हालत में सर पकड़ कर वहीं पर खड़ी थी, जब पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। जियान डाइनिंग में दाखिल होते हुए आवाज बुलंद हैदर लघवी को सलाम करते हुए बोला, जो टेबल पर अपने सामने कुछ तस्वीरें फैलाए हुए बैठे थे। जियान को मुस्कुराकर जवाब देते उन्हें अपने पास बुलाया था। बाबा, इसका मतलब आप मेरी बात मान गए हैं और अपने लिए लड़कियां पसंद कर रहे हैं। जियान उनके सामने पड़ी हुई लड़कियों की तस्वीरों को देते हुए शरारती लहजे में बोला, जिस पर हैदर साहब उसे गुड़ी से नवाजा था। बरहुदार, बात बदलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करो, ये सब बहुत ही अच्छे घराने की लड़कियां हैं। मैंने जकिया बीवी से कहकर मंगवाई हैं। ये लोग देखो, इन्हें और मुझे जल्द अज जल्द तुम्हारे कोई फाइनल फैसला चाहिए। मैं अब मजीद अपने घर इस तरह सुना नहीं दे सकता। मुझे बहू और पोते पोतियां चाहिए।
हैदर साहब की संजीदा आवाज़ पर पूरी प्लानिंग बताने पर जैन अपनी बेसाता उम्र वाली मुस्कुराहट नहीं रोक पाया था। यानी कि मेरी आज़ादी खत्म करने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं आप? उसके हाथ से तस्वीर पकड़ते हुए जैन मुस्कुराते हुए बोला, जी बिल्कुल, अब मस्जिद एक नहीं चलेगी। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मैं उनके लिए भी तैयार हूँ, अगर ऐसा नहीं है तो इनमें से कोई एक लड़की सिलेक्ट करो। जैन को तस्वीरें देखकर मुंह चुराने पर हैदर साहब अपनी बात पर जोर देते हुए बोले, बाबा, इनमें से कोई भी लड़की मेरे टाइप की नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि मुझे इतनी मॉडर्न और आज़ाद हया लड़कियां नहीं पसंद। जियान की हमेशा की तरह आज भी वही डांटती। हैदर साहब ने अपने बेहद वजह शानदार पर्सनैलिटी के मालिक लाडले बेटे की जन्म देखा था, जो हर मामले में उनका फरमा बरदार रहा था, मगर इस मामले में एक ही जिद पर अड़ चुका था। और अगर तुम्हें अपने टाइप की लड़की कभी ना मिली तो? हैदर साहब आज उससे हर बात क्लियर करवाने के मूड में थे। तो आप मुझे 2 मंथ का टाइम दे दे, उसके बाद आप जिस लड़की से कहेंगे मैं शादी करने को तैयार हूँ। जैन की बात पर ना चाहते हुए भी उन्हें हामी भरनी पड़ी थी कि चलो, वो शादी करने के लिए तैयार तो हुआ था। जैन बेटा, कल सोच साहब की तरफ कोई पार्टी है, मेरी कुछ मसरूफियात है, कल तो तुम वो अटेंड कर लेना। उनने बहुत इसरार किया था शिरकत करने के लिए। काफी देर बाद जैन को उठता देखकर हैदर साहब ने उसे हदायत की थी, जिस पर वो हस्पताल में सर हिलाता हुआ अपने रूम की जाना बढ़ गया था। जियान अभी कुछ साल शादी करने के हक में नहीं था, मगर वो हैदर साहब की ख्वाहिश को अभी नहीं टाल सकता था, जो अपने घर को हंसता बरसता आबाद देखना चाहते थे, जो घर में बहू के आने से मुमकिन हो सकता था। इसलिए नाचार जियान को ही उनकी माननी ही पड़ी थी। तुम तुम कहाँ थी बदतमीज लड़की, मेरी जान निकाल कर रख दी तुमने। मीना जैसे ही पलटी अपने बिल्कुल पीछे आयला को खड़े देखकर वो हैरानी और होशी से चीख पड़ी थी। उसने एक थप्पड़ आयला के बाजू पर रसीद करते हुए अपने साथ लपेट लिया था। आयला उसकी इतनी फिक्र और परेशानी पर मुस्कुरा दी थी। वो जाम में उसके गिर्द अपना बाजू फैला दिया था। पूरी दुनिया में एक यही खालिश रिश्ता तो था उसके पास, जो हर तरह की लालच और घर से पाक था। इसके लिए वो बहुत ही अहम थी। पुलिस वालों ने तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया था ना, फिर तुम यहाँ कैसे, कहीं भाग तो नहीं आई? मीना के मशकूक अंदाज पर आयला मुस्कुराए बिना ना रह सके थे। नहीं, मैं अरेस्ट हुई नहीं है, इन लोगों के आने से पहले ही मैं यहाँ से निकल गई थी। अभी रजिया के बताने पर तुम्हारे पीछे दोबारा यहाँ आई हूँ। आयला के जवाब पर मीना ने नूरुट्टे लहजे में उसकी जन्म देखा था। तुमने प्रॉमिस किया था ना मुझसे कि ऐसी जगह पर नहीं जाओगी, फिर क्यों आई थी यहाँ? तुम अगर परेशान थी तो मेरे पास आ सकती थी या मुझे अपने पास बुला लेती। क्या तुमने फिर ड्रिंक की है? मीना के फिक्रमंदाना अंदाज पर आयला को उस पर टूट कर प्यार आया था, जो बिना किसी की बात की परवाह किए रात के इस वक्त सिर्फ उसकी हाथ यहाँ पर पहुंच गए थे। कसम ले लो, हाथ भी नहीं लगाया मैंने ड्रिंक को, और उस टाइम मैं इतने गुस्से में थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जैसे ही कुछ एहसास हुआ मैं फौरन यहाँ से निकल आई। आखिरी बार माफ कर दो, आइंदा से बिल्कुल भी नहीं होगा। आयला कान पकड़ते हुए बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोलते, जिसे देखकर मिन्ना भी अपना गुस्सा बरकरार नहीं रख पाए थे। वैसे ये पुलिस वाला क्या कह रहा था तुम्हें? गाड़ी की जाने बढ़ते हुए आयला ने पूछा। कितना अजीब होते हैं ना ये पुलिस वाले, अल्लाह बचाए इनसे। मुझे तो लगता है कि बिला वजह उनके बारे में मशहूर होता है कि ये सड़ेल होते हैं, मगर आज मिलकर यकीन हो गया। आराम से किसी बात का जवाब देते तो लगता जैसे गुनाह मिल गया हो उन्हें। मीना एसपी हशम का अंदाज याद करते हुए जटरी लेते हुए बोले, मतलब वो पुलिस वाला तुम्हें अच्छा खासा सुना कर गया है? आयला मीना की उतरवी शक्ल देखकर अंदाजा लगाते हुए बोले, हाँ कुछ ऐसा ही है, बाकी सब तो फिर भी, लेकिन उसका अंदाज बहुत ही बुरा था। बात तो ऐसा कर रहा था जैसे मैं उसकी कोई मुजरम हो। मीना को हमेशा उसके पापा ने बहुत ही प्यार से रखा था, इसलिए उसे ऐसे लहजों की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर क्यों ना इस पुलिस वाले को सबक सिखाया जाए? आयला ने गाड़ी पुलिस स्टेशन वाले रोड पर डाल दी थी। आयला पागल हो गई हो क्या? वापस मोड़ो गाड़ी, पैसे ही बहुत ही रात हो गई है। वो कोई आम बंदा नहीं है, पुलिस ऑफिसर है। अगर पकड़े गए ना तो उसे सीधे हवालात में बंद कर देना है। मीना आयला के अंदाज पर घबराते हुए बोली थी, मगर वो आयला ही क्या जो किसी की सुन ले। आयला को अपनी बात ना मानते देखकर मीना खामोशी से बैठ गए थे। चलो बाहर। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मीना के बहुत मना करने के बावजूद भी आयला उसके साथ घसीटती लाई थी। वो लोग एसपी हशाम की गाड़ी से निकलकर अंदर जाता देख चुकी थी। तुम करने क्या वाली हो? मीना के पूछने पर हशाम की शानदार गाड़ी पर टिकी आयला की नजर शरारत से चमकी थे। एसपी साहब बहुत अकड़ी हुई गर्दन के साथ निकल कर गए हैं ना इस गाड़ी से, अब बताते हैं उसे। आयला मीना का हाथ पकड़कर उसे झुकने का इशारा करते हुए गाड़ियों के पीछे से होते हुए हशाम की गाड़ी तक आए थे। आयला की बच्ची, आज तो पक्का मरवाने का इरादा है तुम्हारा। पुलिस वाले की चोरी करने लगी हो तुम। आयला को हाथ में पकड़े हुए थैले से औजार निकालकर हशाम की गाड़ी के टायर की जानब बटन देकर मिन्हा डरते हुए बोले, अगर इसी तरह डरने की बजाय तुम मेरी मदद करो तो हमारा काम जल्दी हो सकता है। आयला की पुकार मिन्हा ना चाहते हुए भी उसके पास हुई थी। ओ शिट, कार भी अभी ही आनी थी। आयला गाड़ी का टायल खोल ली थी जब उसका फोन बज रहा था। मिन्हा को टायल निकालने का तरीका बताते वो कॉल अटेंड करते एक जानब हुई थी। कॉल अर्जेंट अर्जेंट थी, इसलिए ना चाहने के बावजूद भी वो इग्नोर ना कर सकती थी। ये किस मुसीबत में डाल चुकी हो?
ये लड़की मुझे। मीना को कुछ समझ नहीं आ रही थी इसलिए कैसे खोले। वो अकेले रह जाने पर डर मस्जिद बढ़ गया था। अपने पीछे कदमों की आवाज महसूस करते उसके जान में कुछ जान आई थी। आयला, रैंच पकड़ाओ मुझे, टायर बस खुलने ही मीना ने हल्का सा सर मोड़ते हुए आयला से रैंच मांगा था, मगर पीछे आयला की जगह किसी और को खड़ा देखकर उसका सर वहीं साकत हुआ था। एसपी हशाम चेहरे पर पथरीले तासा सजाए हुए सीने पर हाथ बांधे खामोशी से उसकी हरकत मुलाहजा कर रहे थे, जो बड़ी ही देदा दिलेरी से उसके थाने के सामने खड़ी उसी की गाड़ी का टायर निकाल रहे थे। बिना बिना पलटे हाथ में पकड़े हुए औजार वहीं फेंकते हुए खड़े थे। वो पहले कभी आयला के ऐसे कारनामों में शरीक नहीं हुई थी, आज पहली बार हुई थी और पकड़ी भी गए थे। आप मेरी जन्म देखना पसंद करेंगे? हशाम का खुशगम लहजा सुनते मीना के पसीने छूट चुके थे। गाड़ी के साथ लगे लगे वो हशाम के जन्म पलटे थे। पिछले चंद घंटों में इस लड़की से हशाम का आज तीसरी बार सामना हुआ था और हर बार सिचुएशन अजीब से अजीब तर थे, जिससे अब हशाम गुर्देती को अच्छा खासा तपा दिया था। शर्मिंदगी और हजालत के मारे मीना का गुलाबी चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। वो दिल में मान चुकी थी कि इस पुलिस ऑफिसर के हाथों उसका बचना अब मुश्किल था। लेट नाइट क्लब जाना, दूसरे की गाड़ी के टायर्स चुराना, उसके अलावा क्या क्या करती हो तुम? हशाम ने तेज नजरों से घुटते हुए कदम आगे बढ़ाए थे। मीना ने पीछे होना चाहता, मगर एन पीछे गाड़ी होने की वजह से वो हिल ना पाए थे। हशाम के सर पे पहुंच चुका था और उसके गिर्द गाड़ी पर अपना बाजू टकाते हुए हल्का सा झुका। उसकी गर्म सांसों की तपश पर मीना को अपनी पेशानी झुलसती हुई महसूस हो रही थी। ये सब क्या और क्यों हो रहा है? मुझे सच सच बताओ। अपने कान के बिल्कुल करीब हशाम की आवाज सुनते मीना ने आंखें मोदी थी। अब उसको क्या बताती कि उसने कभी झूठ नहीं बोला था। चाहे जैसी भी सूरत हाल हो, वो हमेशा सच बोलते थे और अब भी यही हुआ था। और आपने जिस तरह कुछ टाइम पहले मुझसे बात की ना, वो मुझे और मेरी फ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए आपसे बदला लेने के लिए हमने ये करने का सोचा। पर आई एम रियली सॉरी। उसके अलावा हमारी कोई गलत अटेंशन नहीं थी। हशाम की पर्सनैलिटी वैसे ही बहुत ही रोबदार थी। उस पर से वर्दी में मलबूस व चेहरे पर सत तासा सजाए उसकी जान निकालने हुए था। मीना को रट्टू तोते की तरह बात बताने पर हशाम कुछ लम्हों के लिए उसकी मासूमियत या फिर बेवकूफ़ी पर उसे देखकर रह गया था, मगर इतनी आसानी से माफ करना भी हशाम गुर्देदी की आदत नहीं थे। लेकिन मैंने तो तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है और तुम्हारी तरफ से तो मेरा एक हिसाब भी निकलता है। हशाम स्पार्ट अंदाज में गाड़ी पर बाजू टुकाते हुए पहले से खौफजदा मिर्जा को मजीद डराते हुए बोला। उसके पेशानी पर पसीने के नन्हे कतरे बाजा थे। क्या मतलब? मैं तो आज फर्स्ट टाइम मिली हूँ ना आपसे, कुछ नहीं जानती आपके बारे में। मीना को हशाम की चुभती हुई नजरें बहुत ही कंफ्यूज कर रहे थे, जिन्हें वो समझने से कासर थे। उससे पहले कि हशाम उसकी बात का जवाब देता, उसका फोन बज उठा था। सर, शहबाज खान के खास रफीक न्याजी दोस्त, जिससे अभी कुछ दिन पहले ही उसका झगड़ा हुआ था, थाने उस पर हमला कर दिया है, मगर हमारे आदमियों ने बड़ वक्त मुदाहलत करते हुए दोनों जानब से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं होने दिया। काल सुनते ही हशाम की नजरें मीना के जाने मुठे थे, जो नहीं चाहती थी कि आने वाले दिन में कितने बड़े खतरों में गिरने वाली है। काल काटते ही हशाम ने मीना को मजीद तंग करने का इरादा तर्क करते हुए वापस जाने को कहा था और अपने कुछ अहलकारों को गैर महसूस अंदाज में उसको बाइक हिफाजत घर पहुंचाने का ऑर्डर दिया था।